मान लीजिए मेरे पास 10 करोड़ रुपए है और मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उससे मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा? मेरे पास 3 प्रोजेक्ट हैं। एक है कि नया प्रोजेक्ट डालना है, दूसरा मशीनरी खरीदनी है, तीसरा एक और प्रोजेक्ट है जिसमें कि पैसा लगाना है। तो ये डिसीजन लेने में मैं कंफ्यूज हूं, और यहीं से स्टार्ट होता है कैपिटल बजटिंग। तो भैया 10 करोड़ रुपए तो बाद में, पहले हैप्पी रक्षाबंधन। जितने भी हमारे बहन लोग हैं उनको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और हमारी अपनी बहन जो हैं उन्होंने मुझे राखी बांध दिया है, आप लोग देख सकते हो। 2 बहनें हैं मेरी, दोनों ने राखी बांध दी है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि भैया कैपिटल बजटिंग क्या है। तो कैपिटल बजटिंग जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करता है कि इन्वेस्टर को किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, किस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो अगर 3 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए बी सी, और फंड भी लिमिट है, 10 करोड़ रुपए ही है हमारे पास, या फिर कुछ भी प्रोजेक्ट हो, शुरुआत में मैंने बोला कि 10 करोड़ रुपए हैं, तो फिर हमें चॉइस भी है, 1 2 3 चॉइस है ए बी सी में इन्वेस्ट करने का। तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होगा, और यही इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो कैपिटल बजटिंग के द्वारा दिया जाता है। अब जान रहे होंगे कि डिविडेंड डिसीजन डिविडेंड थ्योरी के द्वारा होता है, और कैपिटल बजटिंग के द्वारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन किया जाता है। अब जो कैपिटल बजटिंग है वो लॉन्ग टर्म का होता है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एवेल्युएशन किया जाता है, फिर सिलेक्शन होता है, और ये लॉन्ग टर्म सिलेक्शन प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है जो कि हमारा रिटर्न ज्यादा हो। ये सभी वही है। अब आते हैं कि पहले इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल तैयार किया जाता है, फिर कैश फ्लो का एस्टिमेशन किया जाता है कि बजट बनाते हैं। आप लोग बजट देखे हैं, गवर्नमेंट की भी बजट होती है जो कि फरवरी माह में आती है। गवर्नमेंट फरवरी में अपना प्रोजेक्ट बजट निकालते हैं, तो उसमें वो लोग एस्टिमेट करता है कि नेक्स्ट ईयर का जो है हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा और इन्वेस्टमेंट कितना होगा। सेम थिंग कंपनी में भी होती है। कंपनी में जो भी टॉप लेवल के मैनेजमेंट हैं वो डिसाइड करते हैं बजटिंग का कि भैया हमें जो अमाउंट है 10 लाख रुपए है, 10 करोड़ है, इसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसके लिए वो उसका कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, एक्सपेंस कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या एक्सपेंडिचर हो सकता है, ये वो डिसाइड करते हैं पहले से। फिर किस प्रोजेक्ट में काम करना है, तो 2 3 टाइप के वो चॉइस रखते हैं कि 2 3 प्रोडक्ट है, 2 3 हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें हमें काम करना है। फिर उसके बाद वो प्रोजेक्ट में कैपिटल बजटिंग की टेक्निक यूज करते हैं, और कैपिटल बजटिंग के टेक्निक के बाद वो देखते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना है और कौन सा रिजेक्ट करना है। आप खुद पे अगर कोई काम, आप जाते हो एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए और आपका बजट अगर 1 लाख का ही है, तो आप 1 लाख के लायक ही मोटरसाइकिल खरीदोगे, या तो होंडा में जाओगे, हीरो में जाओगे और यामाहा में जाओगे, जिसमें 1 लाख के लायक होगा उसमें खरीदोगे। उसके बाद आप उसमें देखते हो कि ये चलेगा कितना दिन, लॉन्ग टर्म में कौन सा चलेगा। तो इसी तरीके से हमारा कैपिटल बजटिंग भी है। प्रोजेक्ट जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसको इंप्लीमेंट किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, और जब इंप्लीमेंट हो जाती है उसके बाद पोस्ट ऑडिट किया जाता है कि भैया काम सही से चल रहा है या नहीं, हमने जो डिसीजन लिया वो सही है या नहीं है। अब देखो कि कैपिटल बजटिंग में 3 टाइप के टाइमलाइन होते हैं। फर्स्ट टाइमलाइन जो होता है वो इनिशियल कैश इनफ्लो, ओके। सेकंड जो है इनिशियल कैश फ्लो जो है होता है फर्स्ट, उसमें प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाता है, प्रोजेक्ट को सेटअप किया जाता है। फर्स्ट ईयर जो होता है वो हमारा इनिशियल कैश फ्लो का ईयर होता है। और सेकंड जो हमारा है टाइमलाइन वो हमारा होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इसमें ऑपरेशन से पैसे आते हैं, कुछ पैसे हमें लगाने भी होते हैं प्रोजेक्ट में। एंड थर्ड जो हमारा आता है टर्मिनल कैश फ्लो। ये टर्मिनल कैश फ्लो जो है वो लास्ट ईयर होती है, जब आप बाइंड अप करते हो किसी प्रोजेक्ट को, तो ये होता है।
अब आप देखो कि इनिशियल कैश फ्लो में क्या होता है। इसमें कैश इनफ्लो होती है और कैश आउटफ्लो। सॉरी, हैंडराइटिंग तो गड़बड़ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कैश आउटफ्लो होती है। सेम चीज इसमें भी है, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। इसमें अधिकतर कैश इनफ्लो ही होता है, कैश हम डालते हैं प्रोजेक्ट में। दूसरे में कैश इनफ्लो भी है, जो रेवेन्यू जनरेट होती है, कंपनी जो सेल्स करती है तो उससे रेवेन्यू आता है। दूसरा, कुछ रॉ मटेरियल अगर परचेज किया तो कैश आउटफ्लो भी है, कैश जा भी रहा है। तीसरे में कैश इनफ्लो भी है, कैश आउटफ्लो है। और लास्टली वाइंड अप जब करते हैं तो कैश हमारा इनफ्लो ही होती है, जब हम कुछ भी सेल कर देते हैं, स्क्रैप बचा, मशीनरी बचा, उसे हम सेल कर देते हैं। तो फर्स्ट ईयर, 0 ईयर जब हम स्टार्ट करते हैं, वो हमारा इनिशियल कैश फ्लो का होता है, जिसमें कि प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अगर 5 साल का प्रोजेक्ट है हमारा, तो 4 साल जो है वो हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो का पीरियड है, टाइमलाइन है। एंड टर्मिनल कैश फ्लो जो है वो लास्ट ईयर का है, 5th ईयर जो बचेगी वो टर्मिनल कैश फ्लो हुआ। तो आप लोग समझे, आप लोग अपने माइंड में भी सोचो कि कोई प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं, कोई तो 5 साल का है, तो पहला साल जो होगा वो इनिशियल कैश फ्लो का होगा, दूसरा जो है ऑपरेशनल कैश फ्लो का होगा, एंड तीसरा इंटरनल टर्मिनल कैश फ्लो जो है वो लास्ट ईयर का। तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो कमेंट करके आप लोग पूछें कि ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं यहां आप लोगों को समझाने के लिए हूं। एक और चीज, मैं पर डे एक टॉपिक पे वीडियो डालता हूं, तो आप इस वीडियो लेक्चर को अपना क्लासरूम समझे, पर डे आए और क्लास करें। इवनिंग 7 PM पे मेरा वीडियो यूट्यूब पे आता है, तो उसे आप पर डे एक रूटीन बना लें कि 7 PM पे मुझे अभिषेक सर का क्लास देखना है। अगर आप रेगुलरिटी रखोगे तो JRF कोई ज़्यादा दूर नहीं है और आराम से आप JRF क्लियर कर लोगे। और आप हम सभी यहाँ पे JRF के लिए ही हैं, तो कंटिन्यूटी रखना है, रोजाना 7 बजे क्लास में आ जाना है। और नहीं तो फिर यही होगा कि कभी शाम ढले तुमसे मिलने आ जाना। ओके, कभी कभी गाना भी गा लिया करो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब एवेल्युएशन, चलो हम लोग कैपिटल बजटिंग पे देखते हैं कि इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, कौन कौन सा टेक्निक है कैपिटल बजटिंग में, जिससे कि इवैल्यूएशन किया जाएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोजेक्ट बुरा है, किसको एक्सेप्ट किया जाए, किसको रिजेक्ट किया जाए। पता है, हमारी मैडम जिससे कि मैं पढ़ा था UGC नेट के लिए, वो बड़ी अच्छा पढ़ाती थी और बड़ी धीमे धीमे पढ़ाती थी, बहुत समझ में बहुत आता था। उनका नाम है डॉक्टर आसिमा नेगी, और फाइनेंस की टॉप क्लास की एजुकेटर है। चलो, तो उन्हीं का देन है कि मैं भी आज पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो इवैल्यूएशन टेक्निक जो है वो 2 टाइप के हैं, नॉन डिस्काउंटिंग ट्रेडिशनल है ये, और डिस्काउंटिंग ये मॉडर्न टेक्निक है। और नॉन डिस्काउंटिंग जो ट्रेडिशनल टेक्निक है, ट्रेडिशनल टेक्निक में हमारा पेबैक पीरियड आता है PBP, और ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा जो टेक्निक है डिस्काउंटिंग कैश मेथड का, कैश फ्लो में आता है। और मॉडर्न टेक्निक है नेट प्रेजेंट वैल्यू पे निकाला जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे निकाला। आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होना कि ARR इक्वल टू IRR, ये कभी नहीं होता है। आप लोग IRR को कभी भी इक्वल मत समझना ARR से, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो और एक चीज की एग्जाम में आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे ये क्वेश्चंस आएंगे,
तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कम से कम 3 साल का आप लोग 10% पे याद कर लेना फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि पे बैक पीरियड क्या होता है। पे बैक पीरियड जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट को जब एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड करते हैं तो हमारा पे बैक पीरियड आता है। और आप जब जाने कि किसी भी कंपनी का आउटफ्लो जो है, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 रुपये अगर है और पर ईयर वो 25 रुपये का इनिशियल इनफ्लो दे रहा है, कैश इनफ्लो दे रहा है, तो फर्स्ट ईयर में कैश इनफ्लो 25 रुपए का है, सेकंड ईयर में 25 रुपए का है, थर्ड ईयर में 25 एंड फोर्थ ईयर में 25 रुपए का है। तो देखिए कि 4 साल में वो हमें 100 रुपए कमा के दे रहा है और जो चौथा साल होगा वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का होगा। तो हम पेबैक पीरियड कैसे निकालेंगे? तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा था 100 रुपए का, आउटफ्लो हुआ था, और एनुअल कैश इनफ्लो 25 रुपए है, तो ये 4 साल में हमारा पेबैक पीरियड आ जाएगा। तो एक्चुअल इस प्रोजेक्ट का जो पेबैक पीरियड होगा वो 4 ईयर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पेबैक पीरियड में ही एक और क्वेश्चंस आए हैं, तो जो कि इसमें दिया गया है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, एनुअल कैश इनफ्लो 25,000 का है। तो आप सेम प्रोसेस से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पीवीपी इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 25,000 सेम है कि 100 रुपए को 25 से डिवाइड किए थे, ये 4 आएगा। 4 ईयर इसका पेबैक पीरियड होगा। अब आते हैं कि एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, तो हमारा एवरेज एनुअल अकाउंटिंग पीरियड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है, और उसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ARR निकल के आता है। ARR को आप कभी भी IRR समझने का गलती मत करना कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है। एक और चीज है कि आज का 1 रुपया उसका प्रेजेंट में कितना वैल्यू है। अगर आपके हाथ में आज 1 रुपया है तो क्या वो वैल्यूएबल है, या इन फ्यूचर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 1 रुपया दूंगा वो वैल्यूएबल होगा। तो देखो कि फ्यूचर का 1 रुपया वो अनसर्टेनिटी रिस्क पे है, मार्केट रिस्क पे, कि कल क्या होगा, मार्केट अप रहेगा डाउन रहेगा, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। और इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा इस पे भी डिपेंड करता है कि कल का फ्यूचर का 1 रुपया आपका उसका वैल्यू कितना होगा। तो यही एक बताता है हमारा कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है 1 रुपए का अकॉर्डिंग टू फ्यूचर वैल्यू जो 1 रुपया है। अब हम अगर एनपीवी निकालते हैं तो एनपीवी के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ पीवी ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो हमारा जो फ्यूचर में आज के प्रेजेंट वैल्यू का जो फ्यूचर में वैल्यू है उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर घटाते हैं तो हमारा एनपीवी आएगा। और एक चीज याद रखना है कि एनपीवी अगर जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो वो एक्सेप्ट, उस प्रोजेक्ट को हम हमेशा एक्सेप्ट करेंगे, वो प्रॉफिटेबल होता है वो प्रोजेक्ट। और जब इक्वल टू 0 रहेगा तो उसको कुछ नहीं करना है, इंडिफरेंट है, आप उसको आगे चला सकते हैं। और लेस देन जब 0 आएगा तो उस प्रोजेक्ट को हमें बंद कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए, वो प्रोजेक्ट कभी भी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो लॉस में कंपनी जाएगी। अब एक क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ कि एनपीवी कैसे निकालते हैं। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा 1 लाख का दिया गया है, कैश फ्लो 1 साल का 60,000 का दिखाया गया है और दूसरे साल का भी 60,000 है। तो डिस्काउंटिंग रेट जो है वो 10% पे हमें कैलकुलेट करना है। तो एनपीवी जो कैलकुलेट करते हैं तो उससे पहले हमें जो ये 60,000 है उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, तो 1 साल में उसका फ्यूचर वैल्यू क्या रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। और जब एक चीज याद रखना आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंडेक्स है उसमें 10% पे फर्स्ट ईयर में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% का क्या दिखाया गया है, और सेकंड ईयर में क्या दिखाया गया, थर्ड ईयर में क्या दिखाया गया, ये तीनों आपको हमेशा याद रखना है। तो फर्स्ट ईयर का जो रहेगा वो 0.909 आप लोग राइट डाउन कर लो,
सेकेंड ईयर में जो रहेगा वो 0.826 एंड थर्ड ईयर में 0.751। अब हमें आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लो कि ये आपको हमेशा याद रखना है, और ये 10% पे है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। तो 60,000 में हम अगर 0.909 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इंटू 0.909, ये क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.826 से, तो इसका क्या वैल्यू आएगा। अब मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूं। तो 60,000 को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एक ये आएगा आपका 54,540, एंड ये जो 0.826 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 49,560। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा 1 लाख था। कैश इनफ्लो, तो कैश इनफ्लो पूरा कितना हुआ, तो ये हमारा कैश इनफ्लो हो गया G104,100, एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा 1 लाख है। तो एनपीवी हमारा क्या हुआ, नेट प्रेजेंट वैल्यू 4100 का हुआ नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसी तरीके से आप लोग निकालेंगे। अब 2 मिनट, अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है उसे कैलकुलेट करना है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। एक चीज याद रखना है कि एनपीवी हमारा निकल गया, अब पीआई पे आए हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना था, 1,04,100, एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख का है। तो ये हमारा आएगा 1.041। अब देखो कि डिसीजन कैसे लेना है हमारे कैपिटल बजटिंग पे। जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज्यादा है तो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जब 1 के बराबर है तो इनडिफरेंट रखना है कि उसे कुछ नहीं करना है, वो आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो उस प्रोजेक्ट में काम। एंड जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1 है तो उस प्रोजेक्ट को हमें रिजेक्ट करना है, और इसका हमें 1.041 आया है, इसीलिए हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देख लो, तराजू है, अगर 0 से ज्यादा है कोई, ठीक है, और कोई ज्यादा कम है, तो ये हमारा मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, सीओसी, और सीओसी 0 मान लिए। अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गया, ग्रेटर देन इससे, तो ये एक्सेप्टेड होगा। अगर ये लेस देन, ठीक है, मैं सही लिख रहा हूं ना, ग्रेटर देन लेस देन, आप लोग बताओ, तो ये डिक्लाइन हो जाएगा, रिजेक्ट। इसको ये 2 प्रोजेक्ट मान लो, और एनपीवी आईआरआर जो है एनपीवी के बराबर ही माना जा रहा है। अब देखो एनपीवी और आईआरआर में क्या डिफरेंस है। तो आउटपुट जो है एब्सोल्यूट वैल्यू एनपीवी में बताया जाता है, वैल्यू में आता है, आईआरआर में परसेंटेज में आता है, ठीक है। और री इन्वेस्टमेंट का जो एजम्पशन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे एनपीवी में होता है, और आईआरआर में इटसेल्फ आईआरआर ही निकाल देता है कि भैया हमें कॉस्ट री इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है। वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन, एनपीवी सुपीरियर इंडिकेटर है, और पीआई में हम लोग रैंकिंग कर देते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट वैल्यूएबल है। अगर 3 प्रोजेक्ट हैं तो एक प्रोजेक्ट में को फर्स्ट रैंकिंग देते हैं, दूसरे को 2 रैंकिंग, तीसरे को 3 रैंकिंग, कि ये कौन सा अच्छा है, किस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यहाँ पे हमने रोड मैप दिखाया है कि प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट बी है, एक सामने जा रही है, तो कंपनी को किधर कौन से प्रोजेक्ट में जाना है। फंड लिमिट होते हैं, लिमिटेड फंड है, मल्टीपल एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट है, तो उसमें से कौन से प्रोजेक्ट को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। बेसिकली कैपिटल बजटिंग हमें यही बताता है। और रिस्क एनालिसिस मेथड,
तो देखो कि कैपिटल बजटिंग में जो है वो सेंसिटिविटी रिस्क एनालिसिस होता है कि एक वेरिएबल पे एनपीवी का क्या असर पड़ रहा है। रिस्क एडजस्टमेंट डिसीजन इसी में होता है, RADR, जिसमें कि हायर इक्वल टू हायर डिस्काउंट रेट, जब ज़्यादा डिस्काउंट रेट हो तो रिस्क भी हाई होती है। सर्टेनिटी इवैल्यूएशन होता, इक्विवेलेंट होता है अप्रोच, एडजस्टमेंट कैश फ्लो पे चलती है, नॉट रेट पे नहीं चलता है। और सिनेरियो एनालिसिस किया जाता है कि बेस्ट केस वेस्ट केस, मतलब सिनेरियो देख के कि किस पे डिसीजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या सिनेरियो है उसका, अभी क्या चल रहा है, इन फ्यूचर बदल सकता है। अब देखो कि क्या है कि पे बैक पीरियड क्या बताता है। हम लोग एक फाइनल रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हम लोगों ने देखा कि पे बैक पीरियड, तो पे बैक पीरियड दिखाता है हाउ फार डू वी रिकवर फंड, मतलब कितने दिनों में हम जो फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे रिकवर कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा आता है ARR आता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बताता है कि ओवरऑल कितना हमारा रिटर्न आ रहा है। तीसरा है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये वैल्यू में दिखाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाता है कि कंपनी को कितना कैश आ रहा है। चौथा PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो ये बताता है परसेंटेज में कि कंपनी को कितने परसेंट के कैश इनफ्लो या आउटफ्लो है। एंड IRR, ये IRR तब यूज होता है जब NPV जीरो होती है, NPV की वैल्यू जीरो। तो कैपिटल बजटिंग जो है, मान लें कि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, और ये पे बैक पीरियड पे, ARR पे, NPV पे, PI पे और IRR पे डिपेंड करता है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ आएंगे। आप लोग तैयार रहें। पर डे 7 PM, याद रखो अभिषेक सर आएंगे और आपको मैनेजमेंट के टॉपिक, बेसिकली ज़्यादातर मैं फाइनेंस का टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा और इसमें मैं आप लोगों को एक्सपर्ट बना दूंगा। आप लोग केवल पूछो मुझसे कि क्या चाहिए आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग एंजॉय करो।